हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग DSSB PGT बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 पेपर जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, आज जो होने वाला है ये 4th पेपर है। ठीक है, 18 का ही है, सेम वही है, बस हमने ऑल इससे पहले जो किया था वो मेल्स का किया था। ठीक है, वो कंडक्ट हुआ था 03/7/2018 को, मतलब कि 3 जुलाई 2018 को मेल वाला कंडक्ट किया गया था। ठीक है, जिसमें 180 क्वेश्चंस थे। अभी जो आज हम करने वाले हैं ये 6 जुलाई 2018 को किया गया है, और ये कौन सा है? फीमेल्स के लिए जो सेट था वो सेट है। इसमें भी वही 180 क्वेश्चंस हैं, और बाकी कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम है। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस को बिल्ड किया गया है, बस स्लाइटली चेंज देखने को मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे 30-30 के सेट में कर रहे थे, यहाँ पे देखेंगे 40-40 के सेट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 40 के सेट में करेंगे तो मतलब 5 सेट लगेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही है कि हाँ, मुझे जो भी मतलब एनर्जी या मोटिवेशन की नीड है वो जस्ट फ्रॉम द बिकॉज फ्रॉम योर साइड, नॉट फ्रॉम मी। ठीक है, अगर आप अच्छे से वीडियोस को देखोगे पर्टिकुलरली ठीक ठाक मतलब व्यूज़ आएंगे। मैं ये भी नहीं आपसे कहती हूँ कि नहीं आप जाके किसी को मतलब शेयर करके आओ, शेयर मत करो। तुम्हें मिला ना, शेयर मत करो। शेयर करने का मतलब ये नहीं है, देखो तुम्हें मिला ना, तुम सबसे पहले खुद देखो, क्या तुम देख के तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अगर तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं, तुम्हें लगता है कि हाँ कंटेंट सही है, नेक्स्ट पर्सन की भी हेल्प हो जानी चाहिए, तो फिर तुम शेयर करो। बट पहले खुद देखो, ईमानदारी से देखो, क्योंकि मैं देख रही हूँ जेन्युइन व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्लिक बेट वाला काम चल रहा है, बस ऐसे खोल के देखा, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, डाउनलोड मार के रख दे रहे हो। नहीं, ऐसे मत करो प्लीज़, आई नीड योर हेल्प। ठीक है, क्योंकि अभी आप मुझे सपोर्ट कर नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। अभी सपोर्ट करोगे तभी चीज़ें और थोड़ा सा मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो सकती हैं। दैट्स वाई इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज दैट प्लीज़ वॉच द क्लासेस जेन्युइनली। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है आज, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, और सच पूछो तो लिटरली बहुत मेहनत लगती है यार। ठीक है, तुम्हें लगता होगा कि मतलब 40-45 मिनट का कंटेंट है, कितना सा टाइम लगा, 40-45 मिनट में हो गया। नहीं, सच थिंग्स मेक द ट्रिपल टाइम। ठीक है, हर चीज़ का जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसको इंटू 3 कर दिया करो। इतना सारा टाइम लगता है इस चीज़ को करने के लिए, और मतलब और भी है मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट फिर भी मैं देखो तुम्हारे लिए इतना कोशिश कर रही हूँ ना, तो प्लीज़ थोड़ी सी तुम्हारी भी मतलब थोड़ी सी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्लीज़ इसको अच्छे से देखो, और देखने के बाद में कोशिश यही करो कि हाँ मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुँचा दो। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि व्हेन देयर इज़ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन ब्लड, जब ब्लड में ऑक्सीजन कंसनट्रेशन कम हो जाएगा तो रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होगी? भाई सीधी सी बात है, अभी आपका कोई मुंह दबा दे थोड़ी देर के लिए, और फिर जब आपके मुंह से हाथ हटाएगा तो आप हाँफना शुरू कर देते हो ना। हाँफना शुरू करते हो तो इन द सेंस कि आपकी बॉडी में थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो क्या हो गई थी, मतलब जो ऑलरेडी ले रखी थी उसी से तुम जिंदा थे, बाहर से तो नहीं ले पा रहे थे ना। तो कम हुआ, कंसंट्रेशन कम हुआ, तो तुम मुंह खोल के ऐसे हाँफना शुरू करते हो, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो तुम्हारे अंदर जाए। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाता है, उस कंडीशन में बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। The rate at which one breathes increases when the blood's oxygen content falls. Blood pressure, heart rate, breathing rate, and kidney bicarbonate production, which buffer the effect of blood acidosis, all raise along with the pace and volume of the breathing. मतलब ये सारे रीजंस भी जो हैं वो क्या हैं, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग के लिए। Move on to the next question. Question number 2. Which of the following properties can be used for predicting function of a protein? प्रोटीन का फंक्शन पता करने के लिए कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं? तो ओवरऑल चेंज ऑफ ए मॉलिक्यूल नहीं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स तो कोई इतना खास नहीं है, स्पेशियल कन्फर्मेशन। ठीक है, स्पेशियल कन्फर्मेशन जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? प्रिडिक्टिंग द फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन। Spatial conformation is a crucial property for
predicting the function of a protein. The three-dimensional arrangement of amino acids in a protein determines its function. ठीक है, 3D स्ट्रक्चर। और बाकी स्ट्रक्चर क्या था, रामाचंद्रन प्लॉट वगैरह किस लिए होता है, प्रोटीन के मतलब फंक्शन स्ट्रक्चर को ही डिटरमाइन करने के लिए। पिछले मेल वाले में भी था ये क्वेश्चन। While other factors like overall charge, number of amino acids and molecular weight may provide some informations, the spatial conformation is a more direct indicator of how a protein interacts with other molecules and perform its biological function. Next है क्वेश्चन नंबर 3, what is genetic clone? जेनेटिक क्लोन क्या है? ऑप्शंस आर ए जेनेटिक कंपोजिशन, ठीक है, होल्ड पे रखते हैं इसको। अ हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल मीन्स, नहीं। होमोजाइगस प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल मीन्स, नहीं। अ हेट्रोसेक्सुअल प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल मीन्स, नहीं। तो ऑप्शन ए है, ठीक है, बाकी ऑप्शंस का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। A biological entity that is genetically identical duplicate of another entity is called genetic clone. Term twig यानी कि क्लोन जो है इन एंशियंट ग्रीक का है, इज वेयर वर्ड क्लोन मतलब होता है जहाँ से मतलब क्लोन वर्ड जो है वो ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, टर्म ट्विग से। Clones can be produced in a lab or arise naturally, as in the case of identical twins. Cloning is the process of making exact or nearly exact duplicates of an organism cell or DNA sequence using scientific techniques. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, विच कंडीशन रिजल्ट्स इन बर्थ ऑफ फ्रेटर्नल ट्विंस। पिछले वाले पेपर में मतलब सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, तो ऐसा नहीं है जो फीमेल्स हैं वो उन्होंने मेल वाला नहीं देखा होगा, ठीक है, ये बेवकूफ़ी मत करना। पेपर सारे देखो, सारे कॉन्सेप्ट्स देखो, क्योंकि चीज़ें वही रहती हैं। अगर सेल यहाँ पे रुडोल्फ वर्काउ ने सेल थ्योरी दिया है तो उस पेपर के लिए भी उन्होंने ही दिया है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो बर्थ ऑफ फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब क्या है कि दो अलग अलग ओवम को दो अलग अलग स्पर्म फ्यूज करेंगे तभी होगा। मोनोजाइगोटिक में क्या था कि सिंगल ओवम को एक स्पर्म जाके फ्यूज कर रहा था और फिर वहाँ पर बाद में वो क्लीवेज के टाइम में जब वो अलग अलग हो जा रहे थे तो मोनोजाइगोटिक कंडीशन हो रही थी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो फ्रेटर्नल की बात हो रही है, ये डाइजाइगोटिक का मतलब है। फ्रेटर्नल या डाइजाइगोटिक का मतलब क्या है, व्हेन टू स्पर्म्स फर्टिलाइज वन ओवम, नहीं, when two sperms fertilize two ovums simultaneously। तो बी ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर। बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। व्हेन वन पढ़ने का मन है तो पढ़ लो। व्हेन वन sperm fertilize the ovum and zygote divides into two separate cells developing independently। तो फिर ये किस में आ जा रहा था, ये मोनोजाइगोटिक का एग्जाम्पल था, ठीक है, मोनोजाइगोटिक का था। व्हेन वन sperm fertilizes two ovum, तो ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं फिलहाल। When two distinct eggs and two different sperm fertilize during the same pregnancy, the resultant offsprings are known as fraternal twins, also known as dizygotic twin, क्योंकि दो अलग अलग उससे बन रहे थे। फ्रेटर्नल ट्विन में नॉट हैव द सेम और मतलब सेम अपीयरेंस नहीं हो सकता है, ठीक है, बस उसमें 50% जीनोम्स जो हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, और वो लोग क्या है मतलब भाई बहन कहलाते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली हैं। दे शेयर हाफ ऑफ देयर जीनोम्स जस्ट लाइक एनी अदर सिबलिंग्स, ठीक है, 50% ही वहाँ पे कॉमन होता है दोनों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 है डीएनएज। एक होता है डीएनएज, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब एपोस्ट्रोफी एस, तो ये प्लूरल को डिनोट करता है, बट यहाँ पे डीएनएज है मतलब किसी भी चीज़ के एंड में अगर एज लग रहा है सो इट रिप्रेजेंट फॉर एन एंजाइम। अब यहाँ पे बताना है कि जो ये डीएनएज है ये किस तरीके का एंजाइम है, तो ये आता है आपका हाइड्रोलेजेस में, ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजाइम नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, डीएनएज हाइड्रोलाइज डीएनए phosphodiester backbone which break down DNA and is responsible for a number of vital biological functions। मतलब पहला काम तो क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है। द एंजाइम नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज डीएनएज कैन ब्रेक अ सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टू हाइड्रोक्सिल एंड 5 अल्फा फॉस्फोराइलेटेड प्रोडक्ट्स, दे नीड डाइवेलेंट मेटल आयंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्लूकोज फॉर ग्लाइकोलिसिस इन नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट। मतलब जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है वहाँ तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था, किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा था, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा था।
और बाकी हाँ, पिछले वीडियो में मतलब सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर माई वर्ड, मैं सुक्रोज को शायद मैं सक्रोज बोल रही थी, विच इज़ मतलब टोटली रॉन्ग, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन स्किल जो है वो मतलब बायो के केस में तो प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होना ही चाहिए, बिकॉज आप कुछ का कुछ फिर बता दोगे, तो मैं सॉरी फील कर रही हूँ उस चीज़ के लिए। सुक्रोज होगा एग्जैक्टली, ठीक है। बनता क्या है, देखो प्लांट्स में ग्लूकोज बनता है लीव्स में, और फिर वो ट्रांसपोर्टेटरी शुगर जो है बाई डायरेक्शनल, वो क्या होती है आपकी, सुक्रोज होता ही है, ठीक है। और जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज की फॉर्म में जो होती है, मतलब स्टोर होता है रूट्स वगैरह में, या और कहीं भी आप मान लो जिस भी जगह पे, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो आपके स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। बता चुके हैं कि ग्लूकोज की फॉर्म में क्यों नहीं ट्रेवल करता है, क्या सारा रीज़न है, ऑलरेडी पिछली क्लास में ही था ये चीज़। तो यहाँ पे देखो, जो फोटोसिंथेटिक पार्ट्स हैं वो तो ग्लूकोज है ही उनके पास, लेकिन जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स हैं उनके पास हम लोग क्या, किस फॉर्म में मतलब वो करता है, जाता है, तो वो सुक्रोज की फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सुक्रोज ही क्या है, हमारा ट्रांसपोर्टेटरी शुगर था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। The primary transport from for photoassimilated carbon in plant is sucrose, which is also provides energy to plant organ known as sink source, मतलब सिंक organs जिनके पास नहीं है, जहाँ बनता था वहाँ वो सोर्स थे, और जहाँ जाके स्टोर होता है या फिर ऐसी चीज़ें थी वो सिंक था। दे आर अनेबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सुक्रोज इज अ ट्रांसलोकेटेड मॉलिक्यूल दैट मस्ट क्रॉस सेवरल मेम्ब्रेन्स ऑन इट्स जर्नी। Thus, sucrose membrane transfer has long been through to be a key factor influencing plant productivity. Sucrose is broken down into its component post glucose and fructose by the enzyme sucrase, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो क्या होगा, सुक्रेज होगा। कहने का मतलब यही है कि सुक्रोज को बाद में ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और फिर उसको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन GFR, ठीक है। उसमें भी था GFR, यहाँ पे फिर से GFR पूछ रहा है, और मैंने तुम्हें बताया भी था कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो GFR का मतलब तुम्हें पता ही होना चाहिए, बता चुके हैं, फिर भी एक लाइन में बता रही हूँ कि अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड इन ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ द किडनीज पर मिनट, ठीक है। कितना अमाउंट जो है ब्लड का फिल्टर हो रहा है दोनों नेफ्रॉन के थ्रू पर मिनट, वो क्या कहलाता है आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 125 ml पर मिनट होती है, या फिर अगर इसका मतलब लीटर में पूछेगा ये, तो ये 180 लीटर पर डे के हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ याद रखना। और बाकी क्वेश्चन ऑलरेडी इसी मतलब दिल्ली का ही था, उसमें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पूछा था। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है, GFR अपॉन RPF। RPF मतलब रीनल प्लाज्मा फ्लो, जो कि GFR 125 था, रीनल प्लाज्मा फ्लो 650 था। इसको सॉल्व करके बताया था मैंने, ऑलमोस्ट मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास ये चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है, ये भी यूज़ होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन वोमेंस कैप्सूल या वोमेंस स्पेस, ये भी यूज़ होगा। ऑस्मोटिक फोर्स बाय प्लाज्मा प्रोटीन इन ग्लोमेरुलर ग्लोमी रूलर ऑस्मोटिक फोर्स बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये भी यूज़ होता है। लेकिन ऑस्मोटिक फोर्स बाय प्लाज्मा यूरिया इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, यूरिया का भी यहाँ पे कोई वैसा नहीं है, तो नॉट पूछ रहा था ना, यहाँ पे डज नॉट पूछ रहा था कि GFR को डिटरमाइन करने में कौन सा नहीं यूज़ होगा, तो आपका डी ऑप्शन जो है ये नहीं यूज़ होगा। The GFR is determined by the net filtration pressure and glomerular capillary filtration, ठीक है, coefficient. The net filtration pressure is the difference between the hydrostatic and osmotic force across the glomerular membrane. The hydrostatic pressure in the glomerular capillaries and women's space. बाकी यही सारी चीज़ें हैं, तुम थोड़ा सा मतलब ध्यान से इसको देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्रीशन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड की तो सबसे पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर लोकेशन पता है तो सिक्रीशन आप बता दोगे। तो ये आपका ब्रूनर ग्लैंड जो है वो ड्यूडेनम में पाया जाता है, और ड्यूडेनम में पाया जाता है तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो म्यूकस विथ HCl नहीं, HCl का मतलब सिक्रीशन तो स्टमक में है, ये गलत हो जाएगा। काइम भी नहीं होगा,
सिक्रेटिन भी नहीं है, यहाँ पर यूरोगैस्ट्रॉन करके है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, यूरोगैस्ट्रॉन ऑल्सो नोन एज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF इज अ हार्मोन दैट इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एंड स्टिमुलेट सेल ग्रोथ। ब्रूनर्स ग्लैंड which are located in the duodenum secrete यूरोगैस्ट्रॉन in response to the presence of acid in the duodenum। मतलब कि क्या कर रहा है ये, यूरोगैस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो ड्यूडेनम में एसिड है उसके रिस्पॉन्स में। दिस हेल्प्स प्रोटेक्ट द ड्यूडेनल म्यूकोसा फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड प्रमोट हीलिंग ऑफ अल्सर्स, ठीक है। तो इतनी कहानी है इसकी फिलहाल। या आप ये भी लिख सकते हो कभी, अगर ऑप्शन ये दे दे कि अल्कलाइन म्यूकस रिच फ्लूइड कंटेनिंग बाइकार्बोनेट, तो भी क्या है वो ब्रूनर ग्लैंड के थ्रू ही सिक्रेट होता है। बाकी ब्रूनर ग्लैंड के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है कि ब्रूनर ग्लैंड आर फाउंड इन द सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। सिक्रेशन क्या है इसका, दे सिक्रेट एन अल्कलाइन म्यूकस फ्लूइड कंटेनिंग बाइकार्बोनेट। बाकी फंक्शन क्या है, तो ये न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम, ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटरिंग द ड्यूडेनम फ्रॉम द स्टमक, उस एसिड को ये न्यूट्रलाइज करता है, प्रोटेक्ट करता है ड्यूडेनल लाइनिंग को फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एसिड, और साथ ही साथ लुब्रिकेट द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मीएटस। मीएटस क्या है स्केलेटल सिस्टम में। तो मीएटस की बात करते हैं। एक आपने नाम सुना होगा एक्स्ट्रा ऑडिटरी मीएटस, ठीक है, नाम सुन याद आ रहा है। स्टोचियन ट्यूब के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, मतलब एक ट्यूब लाइक ऑर्गन कह सकते हो उसको। तो ऑप्शन ए जो है क्या है, ये ट्यूब लाइक ओपनिंग है या फिर ऑर्गन है, मतलब कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो। ये ऑप्शन जो है वो ज़्यादा करेक्ट होगा। इन स्केलेटल सिस्टम ऑफ मीएटस इज अ शॉर्ट ट्यूब लाइक चैनल और ओपनिंग दैट एक्सटेंड्स इनटू द बोन, ऑफन सर्विंग एज अ पासेस फॉर नर्व्स। वहाँ से नर्व्स भी जा सकते हैं, वेसल्स भी जा सकते हैं, या फिर साउंड के ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस जो कि ईयर कैनाल में था, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये चीज़ें जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं आपको, मतलब मीएटस बताती हैं। जैसे ग्रेटर ट्रोकेंटर वगैरह है ना, इसमें भी क्या है, ये एक तरीके से मीएटस का ही काम कर रहा है। एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो, अ मीएटस रिफर्स टू अ ट्यूब लाइक ओपनिंग और कनाल ऑफन इन बोन्स, ठीक है। इट अलाउज द पासेज ऑफ नर्व्स, बता चुके हैं ऑलरेडी, नर्व्स हो सकती हैं, ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, या अदर स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस इज अ कनाल इन द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल दैट लीड्स टू द ईयर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन कहाँ पे नहीं बढ़ता है, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे डेफिनेटली बढ़ेगा। हेमरेज मतलब रक्त स्त्राव होगा तो भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पॉलीसाइथीमिया में तो बढ़ता ही है। डोनेटिंग ब्लड टू ब्लड बैंक, जब ब्लड बैंक को आप ब्लड दे ही दोगे तो आपके अंदर ब्लड कहाँ से बढ़ेगा, ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। Donating blood to blood bank would not result in an increase in RBC production for the donor. In fact, it may temporarily decrease the donor's RBC count with the body replenishes the loss of blood components. Question number 11. Which of the following is not required for blood clotting? Blood clotting के लिए क्या ज़रूरत नहीं है, तो थ्रोम्बिन की ज़रूरत है, विटामिन के की ज़रूरत है, और कैल्शियम की भी ज़रूरत है। प्रोस्टासाइक्लिन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्यों ज़रूरत नहीं है, प्रोस्टासाइक्लिन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इन फैक्ट इट हैज़ एन एंटी कोगुलेंट इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड प्रोमोटिंग वैसोडाइलेशन, ठीक है। तो इसका काम तो बिल्कुल एंटागोनिस्ट है, ठीक है, किसके, क्लॉटिंग फैक्टर के। प्रोस्टासाइक्लिन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द हीमोग्लोबिन बाउंड टू कार्बन डाइऑक्साइड टर्म्ड एज। जब हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये क्या कहलाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहलाएगा, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मत मार करके आ जाना। When carbon dioxide bind to hemoglobin, it forms a compound called carb amino
hemoglobin. Carbamino hemoglobin is one of the ways carbon dioxide is transported in the blood along with the dissolved carbon dioxide and bicarbonate ions. ठीक है, वही यहाँ पर भी दे रखा हुआ है. Carbaminohemoglobin is the correct for hemoglobin bound to carbon dioxide. This occurs in peripheral tissues where carbon dioxide is transported back to lungs for exhalation. It is a compound of hemoglobin and carbon dioxide and is one of the forms in which carbon dioxide exists in the blood. Carbaminohemoglobin help in maintaining the blood pH. क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल कंडीशन कॉल्ड हार्टबर्न. हार्टबर्न जब होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है. तो पहली बात तो ये एक तरीके से मतलब मिसनोमर नहीं कह सकते हैं, हार्टबर्न कहा जाता है, लेकिन हार्ट में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट वॉल नहीं होगा ऑप्शन. दूसरा है डैमेज टू द सीरियस लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल, नहीं. इरिटेशन इन द इसोफेगस म्यूकोसा ड्यू टू HCl. ठीक है, HCl की वजह से इसोफेगस में क्या होने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है. ठीक है, तो ये रीज़न होता है हार्ट बर्न का. बाकी इरिटेशन इन द हार्ट वॉल ड्यू टू हाईली एसिडिक ब्लड ऐसा भी कुछ नहीं है. हार्ट बर्न अकर्स व्हेन स्टमक एसिड प्राइमरली HCl जो है वो फ्लोज बैक इनटू द इसोफेगस में आ जाता है. इरिटेटिंग इज इट्स लाइनिंग. This can happen when the lower esophageal sphincter, a muscular ring that separates the stomach from the esophagus, does not close properly. Sensation in the chest commonly known as heartburn. ठीक है, तो esophagus का ये जो लास्ट वाला एंड होता है जहाँ से आपका स्टमक जो है ऐसे स्टार्ट होता है, तो यही कई बार प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ होता है और यहाँ का जो HCl और सारी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ में आ जाता है और उस कंडीशन में क्या होता है, आपके इसोफेगस की लाइनिंग में सेंसेशन होने लगता है और वो क्या प्रॉब्लम क्या कहलाती है, आपकी हार्टबर्न कहलाने लगती है. क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट STD. STD से बचाने के लिए कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से आपको इसमें से कौन सा जो है वो मतलब डिवाइस वो बचा सकता है, तो कॉन्डम. ठीक है, कॉन्डम जो है ये क्या है, एक बेस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड है. कॉन्डम प्रोवाइड डुअल प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंटिंग बोथ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज और साथ ही साथ STD से भी आपको बचाता है. वाइल स्पर्मिसाइड्स, ट्यूबल लाइगेशन और प्रोजेस्टेरॉन पिल्स प्राइमरीली फोकस ऑन द कंट्रासेप्शन. कॉन्डम एक्ट एज बैरियर मेथड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ STD ट्रांसमिशन ड्यूरिंग सेक्सुअली एक्टिविटी. इट इज एसेंशियल to use condom consistently and correctly for the effective protection against both pregnancy और STD दोनों से आपकी मतलब दोनों से आपको बचाएगा इन द सेंस अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो फिर क्यों ही वो करना. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन वेयर मायोसिन हेड आर अनेबल टू डिटैच फ्रॉम एक्टिन ड्यू टू कंप्लीट लैक ऑफ ATP. ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने पिछले पेपर में समझाए हैं, तो वहाँ पे मैंने तुम्हें चिल्ला के बताया भी था कि वो कंडीशन क्या हो जाती है, रिगर मोर्टिस हो जाती है. ठीक है, एक ATP आके मतलब हाइड्रोलाइज करके वो उसको जोड़ने में तो हेल्प करता है. ठीक है, एक्टिन को मायोसिन के हेड से. ठीक है, यहाँ पे एक ATP की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जुड़ जाता है, फिर ये इसको अंदर की तरफ खींचता है. ठीक है, खींचने के बाद में ये अंदर की तरफ ऐसे इसको खींच लेता है और ये मायोसिन का हेड होता है. अब इसको ब्रेक करने के लिए भी एक और ATP चाहिए, लेकिन जब बंदा मर गया ATP नहीं आता है तो ये एज इट इज़ बना रहता है. ये क्रॉस ब्रिज जो है ये एज इट इज़ बना रह जाता है. तो जब बना रह जाता है तो क्या है, वहाँ पे मसल ट्विच हो जाती है, अकड़ जाती है मसल, और फिर वो कंडीशन क्या कहलाती है, रिगर मोर्टिस कहलाती है. डेड बॉडी में देखने को मिलता है. सबसे पहले बताया था कि फेशियल मसल्स में देखने को मिलता है, फिर उसके बाद में 6 से 8 घंटे या 8 से 12 घंटे के अंतराल में पूरी बॉडी में ये चीज़ आप देख सकते हो. दिस कंडीशन यू आर रिफरिंग to is called rigor mortis where myosin head remain bound to actin filament due to the absence of ATP after death. ठीक है, during this stage क्रॉस ब्रिज जो बनता है formed between myosin और actin कैन नॉट बी broken, वो दोबारा ब्रेक नहीं कर पाता है, leading to muscles stiffness. क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज इन द एल्डरली ऑफन कॉज्ड बाय वियर एंड टीयर. तो इसमें से तुम्हें बताना है कि कौन सी डिजीज़ है जो मतलब कि ओल्ड एज पे हो जाती है जॉइंट्स की. तो कहने का मतलब ये है कि जोड़ों के घिसने से मतलब प्रायः तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाएगा. ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका ये हो जाएगा करेक्ट. बाकी ये सब मैंने उस पेपर में समझाया था, मैं फिर से नहीं एक्सप्लेन करूँगी.
The most common degenerative joint disease in the elderly, often caused by wear and tear, is osteoarthritis. Osteoarthritis. It is common form of arthritis affecting millions of people worldwide. Unlike rheumatoid arthritis, which is an autoimmune है और मतलब rheumatitis, osteoarthritis occurs due to the breakdown of cartilage in the joints. ठीक है. gouty arthritis क्या है? buildup of uric acid के क्रिस्टल्स जो हैं वो जॉइंट्स में बन जाते हैं, उस कंडीशन में gouty arthritis होता है. while rheumatism is a non-specific term often used to describe joint pain or stiffness. क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन अ कपल. नॉट बताना है. सेक्सुअल डिसफंक्शन है, मेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं. इंफ्रारेड रेडिएशन का यहाँ पे कोई ऐसा खास यूज़ नहीं होता है, ठीक है, इनफर्टिलिटी के लिए. या फिर infrared radiation is not a cause of infertility in a couple. Infertility is typically associated with factors such as reproduction, health, hormonal imbalances, genetic issues, infection, lifestyle factors, but not exposure to infrared radiation. क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, किस प्रोसेस में कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है, कंट्रासेप्टिव्स अगर आप यूज़ कर भी रहे हो तब भी क्या है, दे आर नॉट एबल टू ब्लॉक कंसेप्शन, ठीक है, मतलब वो प्रेगनेंसी को नहीं रोक पा रहे हैं. तो स्टेप्स क्या हैं वो देखिए. पहले प्रोसेस क्या है. फर्टिलाइजेशन के केस में, हाँ ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो भी आप मतलब और सारे मेथड्स हैं जिससे आप मतलब क्या कर सकते हो, रोक सकते हो. इम्प्लांटेशन, अगर इम्प्लांट हो चुका है ना तो इम्प्लांटेशन के केस में फिर आप कहाँ रोक पाओगे, ठीक है. इम्प्लांटेशन के केस में जब एक बार सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, और फिर आकर के फाइनली इम्प्लांटेशन हो चुका है, चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, तो फिर वहाँ पे आपके पास कोई ऐसा कंट्रासेप्टिव नहीं है जिससे आप इस चीज़ को रोक सकते हो. ट्रांसपोर्ट ऑफ एग बाय ओविडक्ट, ये सारे रोके जा सकते हैं. ओवुलेशन वगैरह के लिए भी बहुत सारी पिल्स वगैरह आती हैं. फर्टिलाइजेशन ही ना होने दो, मतलब कि स्पर्म को आने ही ना दो, सर्वाइकल रीजन में ही रोक लेते हैं ना, मतलब कॉपर टी वगैरह यूज़ करके. तो इस तरीके से तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. कंट्रासेप्टिव प्राइमरीली वर्क बाय प्रिवेंटिंग कंसेप्शन विच इज़ द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय स्पर्म, ठीक है, फर्टिलाइजेशन ना होने दो. बाकी क्या हो सकता है कि जनरली नॉट डिज़ाइन टू इंटरफेयर विद द इम्प्लांटेशन, कोई ऐसा कंट्रासेप्टिव अब तक नहीं बना है जो इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को रोक सके, ठीक है, बाय द विच द फर्टिलाइज एग अटैच टू द यूट्रस की लाइनिंग पे. नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन, मतलब ये क्या होता है भाई, जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला सारी कंडीशन से होकर के आता है और फिर फाइनली क्या है, यूट्रस के वॉल में आकर के यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है. तो ये प्रोसेस तो नहीं रोका जा रहा है. बाकी तो सारी चीज़ों के लिए फ़िलहाल तक अब तक मतलब चीज़ें पॉसिबल हैं. 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल अंडरगो मीनोपॉज. इसमें से कौन सा मैमल है जिसमें मतलब मेंसेस होते हैं, तो वो कौन है जो मीनोपॉज की कंडीशन में जाएगा, तो मंकी जाएगा, ठीक है. बाकी एलिफेंट, चिंपैंजी नहीं है. आंसर क्या है आपका, मंकी है. Certain species of monkey, such as some old world monkey and apes, can undergo menopause. This means that female stop reproducing at a certain age but continue to live for an extended period. What is herbarium? Herbarium क्या है, collection of dried herbs, a garden with varied collection of herbs. तो ये भी बताने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता ज़रूरत है इसको. A garden with a collection of medicinal herbs नहीं. A center for the preservation of dried specimens of plants, ठीक है, टी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. These collections serve as reference for botanical research, allowing scientists to study plant diversity, taxonomy and distribution. बाकी हर्बेरियम में होता क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंट्स, टिपिकली प्रेस्ड, ड्राइड एंड माउंटेड ऑन द शीट्स. शीट का साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें भी पता होना चाहिए. नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन, द सस्टेन्ड बट wavering contraction with partial relaxation between stimuli in a skeletal muscle is called. तो ये कंडीशन क्या कहला रही है कि सस्टेन्ड है बट वेवरिंग कंट्रैक्शन है विद पार्शियल रिलैक्सेशन, मतलब बीच बीच में रिलैक्सेशन हो भी जा रहा है. तो ये कंडीशन जो कहलाती है वो है मसल फटीग, अनफ्यूज टिटनेस, वेव समेशन या फिर मसल टोन. ये कंडीशन आपकी कहलाएगी अनफ्यूज्ड टिटनेस में आ जाएगा. बी ऑप्शन राइट है.
होता क्या है देखो, द टर्म यू आर रिफरिंग टू इनकम्प्लीट टिटनेस मीन्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ सस्टेन्ड बट वेवरिंग कॉन्ट्रैक्शन विद partial relaxation between stimuli in skeletal muscle. Unfused tetanus is similar concept representing a situation where muscle fiber do not fully relax, मतलब मसल फाइबर जो है पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो रहा है between stimuli but it's often undergo interchangeable with incomplete tetanus. 22 है, which of the following plant fatty acid is used to synthesize omega 6 fatty fats in animal? एसिड हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन. पिछले इन अ प्लांट इज ए डिराइव्ड ओमेगा 6 फैटी एसिड दैट एनिमल कैन नॉट सिंथेसाइज ऑन देयर ओन, मतलब एनिमल्स इसको खुद से नहीं बना सकते हैं. इट इज़ एसेंशियल फैटी एसिड दैट मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू द डाइट एंड इज क्रूशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ओमेगा 6 फैट्स इन द एनिमल्स. पहला जो पेपर था ना उसमें भी सेम क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन इन द सेंस क्वेश्चन नंबर 22 ही था, और वहाँ पे ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फैटी एसिड इज यूज टू सिंथेसाइज ओमेगा 3 फैट्स इन एनिमल, ठीक है. तो वहाँ पे आपका आंसर क्या था, अल्फा लिनोलेनिक एसिड था, ठीक है. उस कंडीशन में आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर था. बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ओमेगा 6 की बात कर रहा है, ठीक है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिनोलेनिक एसिड हो जाएगा. सो डोंट बी कन्फ्यूज दोनों क्वेश्चंस में. एक जगह ओमेगा 3 पूछा है, अगर ये दे रहा है तो ये किसके लिए आ जाएगा, ये ओमेगा 3 के लिए हो जाएगा, और ओमेगा 6 के लिए लिनोलेनिक एसिड हो जाएगा. बस इतना सा डिफरेंस से ध्यान रखना है इसको. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज द टर्म गिवन टू सिग्नल द बिल्डअप ड्यू टू साइमल्टेनियस रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स बाय सेवरल प्री साइनेप्टिक एंड बल्ब्स इन द नर्वस टिश्यू. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका स्पेशियल समेशन, ठीक है. ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा. द करेक्ट टर्म फॉर द बिल्डअप ड्यू टू द साइमल्टेनियस रिलीज ऑफ, लगातार निकल रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स बाय सेवरल प्री साइनेप्टिव एंड बल्ब्स इन अ नर्वस टिश्यू, इसका नाम है स्पेशियल समेशन. टेम्पोरल समेशन में क्या होता है, इज द टर्म फॉर द रिपीटेड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. तो ये टेम्पोरल में आ जाएगा. बाय अ सिंगल प्री साइनेप्टिव न्यूरॉन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ग्रेडेड की बात करता है तो ग्रेडेड पोटेंशियल्स आर चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट वेरी साइज एंड ड्यूरेशन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्राडियल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अगर आप एस्ट्राडियल यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है. तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जो ऑप्शंस हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ वोल्फिन डक्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेमिनल वेसाइकल, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया, या फिर मस्कुलराइजेशन ऑफ ब्रेन. तो जहाँ तक मेरे को पता है कि एस्ट्राडियोल जो है वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड टिश्यूज एंड मेमोरी डक्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी विच आर एसेंशियल फॉर द लैक्टेशन. लेकिन यहाँ पर बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब कि एम्ब्रियोनिक पीरियड की बात की जा रही है यहाँ पे. तो देखो, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एस्ट्राडियोल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या चेंज करता है, डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग द मैचुरेशन ऑफ द यूट्रस लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम, एंड द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वगैरह को, ठीक है. तो यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ए बी और सी, क्योंकि बात जब फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की हो रही है तो इसका कोई मतलब है ही नहीं. यहाँ पे मस्कुलनाइजेशन ऑफ ब्रेन दे रहा है, ये ऑप्शन भी मुझे नहीं सही लग रहा है. यहाँ पर अगर फेमिनाइजेशन देता, फेमिनाइजेशन ऑफ ब्रेन, तो भी एक बार को आप मान सकते थे कि ये चीज़ हो सकती है. बाकी देखना तुम लोग, बताना इसमें सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है. बाकी एस्ट्राडियोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ब्रेस्ट डेवलपमेंट, वाइडनिंग ऑफ द हिप्स एंड द फीमेल पैटर्न ऑफ फैट डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये सारे तो मतलब डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं जो बाद वाले हैं. एम्ब्रियोनिक वाले में क्या दे रहा है इसको थोड़ा सा देखना आप. बाकी देखते हैं इसमें क्या दे रहा है. यहाँ पे तो डी ऑप्शन दे रहा है, एस्ट्राडियोल इज अ फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन एंड इट्स प्रेजेंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज मोर एसोसिएटेड विद फेमिनाइजेशन, ठीक है, रेदर देन मस्कुलराइजेशन ऑफ द ब्रेन. तो ये फेमिनाइजेशन अगर यहाँ पे होता तो डी ऑप्शन सही था. बाकी टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट टू एस्ट्राडियोल प्लेज अ सोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन ब्रेन स्ट्रक्चर्स associated with female characters. Masculinization of the brain is primarily influenced by testosterone होगा. एस्ट्रोडियोल की बात करेंगे तो फिर एक वर्ड बस यही समझ में आ रहा है कि ये फेमिनाइजेशन को प्रमोट करता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25. कह रहा है कि द माउथ पार्ट इन द इंसेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ. तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि होमोलोगस, मतलब सेम ओरिजिन होती है लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट होता है.
कोई बाइटिंग एंड चूइंग होता है, कोई सकिंग होता है, किसी का कुछ होता है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। 26 वाला कह रहा है कि टेक्सोनॉमिक की डू नॉट फैसिलिटेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, तो कौन सी उसको एक्टिविटी को मतलब प्रमोट नहीं करते हैं। टेक्सोनॉमी स्कीम में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इवैल्यूएशन जो है वो फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री के साथ नहीं आता है, ये उसमें नहीं आएगा। टेक्सोनॉमी की डू नॉट टिपिकली फैसिलिटेट द एक्सप्लोरेशन ऑफ इवोल्यूशनरी या फिर फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री, इंस्टेड दे आर प्राइमरीली डिजाइन फॉर स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे ही बेस्ड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मेक टीनोफोर्स डिफर फ्रॉम नाइडेरियंस। टीनोफोरा और नाइडेरिया में क्या डिफरेंस है। तो जो नाइडेरिया है ये क्या आ जाते हैं, सिलेंट्रेट्स हो जाते हैं, जिसमें हाइड्रा वगैरह आ जाता है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, और सारी चीज़ें हैं इसमें, निमेटोसिस्ट वगैरह इसी में आ जाएगा, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, निमेटोसिस्ट वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें आ गई। टीनोफोर्स में आ जाता है तो कॉम्प्लेट वगैरह है और सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या मेंशन है यहाँ पे। तो प्रेजेंस ऑफ निमेटोसिस्ट तो नाइडेरिया कहा जाएगा, एब्सेंस ऑफ लार्वल फॉर्म्स नहीं, एब्सेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि एक में है दूसरे में नहीं है। टीनोफोर डिफर फ्रॉम नाइडेरियंस इन द एब्सेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। नाइडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप और मेडुसा, ठीक है, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म था वो भी मेडुसा, ऐसे फेजेस थे वहाँ पे। तो पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली मेडुसा में चेंज हो जा रहा था एसेक्सुअली, और मेडुसा सेक्सुअली पॉलिप में चेंज हो जा रहा था। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो सिलेंट्रेट्स के हैं, और ये सारी चीज़ें जो है उसको टीनोफोरा से अलग करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इन स्केलेटल मसल द टाइम पीरियड व्हेन अ सेकेंड एक्शन पोटेंशियल कैन बी इनिशिएटेड विद स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस इज कॉल्ड। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शंस देखो पहले क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, इनकम्प्लीट रिफ्रैक्टरी पीरियड, हाइपर पोलराइजेशन फेस या हाइपर डिपोलराइजेशन फेस। तो आंसर है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। द रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड इन स्केलेटल मसल इज द टाइम ड्यूरिंग विच अ सेकेंड एक्शन पोटेंशियल कैन बी इनिशिएटेड बट ओनली विद अ स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस। This follows absolute refractory period when no stimulus, no matter how strong, can elicit another action potential. क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस क्या है, ये क्वेश्चन पिछले उसमें भी था। गैदरिंग ऑफ सब्सटेंस फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन मेमोरी ग्लैंड्स, रिलीज ऑफ कोलेस्ट्रम नहीं, रिलीज ऑफ मिल्क इंडिपेंडेंट ऑफ इन्फेंट सकिंग नहीं होगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेच्योर मिल्क सप्लाई, ठीक है, ये आ जाएगा, गैलेक्टोपोइसिस कहलाएगा। Galactopoiesis refers to the process of establishing and maintaining mature milk production in the mammary gland. It involves hormonal changes and complex physiological adjustment in response to breastfeeding, ensuring an adequate and sustained milk supply for the nursing infants. Next है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फाउंड इन मेल विद एक्स्ट्रा वाई क्रोमोजोम। वैसे एक्स वाई होता है लेकिन एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जैकॉब्स सिंड्रोम कहलाता है, सिंड्रोम, ठीक है। XYY सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज जैकॉब सिंड्रोम, इज एन एन्यूप्लॉइड जेनेटिक कंडीशन इन विच अ मेल हैज एन एक्स्ट्रा वाई क्रोमोजोम। देयर आर यूजुअली फ्यू सिम्टम्स, दीज में इंक्लूड बीइंग टॉलर देन एवरेज हाइट होती है, एंड एन इंक्रीज रिस्क ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वगैरह होती हैं। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन जो है वो बी होगा, मतलब होता तो नॉर्मल ही है, ठीक है, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल ही होता है। प्यूबर्टी में डिले और ये सारी चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला अब तक। इंडिविजुअल्स विद एन एक्स्ट्रा वाई क्रोमोजोम में एग्जिबिट फीचर्स सच एज इंक्रीज्ड हाइट, डिलेड मोटर लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, एंड एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे मतलब आपको देखने को मिलती हैं। बाकी दिस कंडीशन इज नोन एज XYY सिंड्रोम या फिर जैकॉब सिंड्रोम। मोस्ट इंडिविजुअल विद 47 यानी कि XYY सिंड्रोम हैव नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड नॉर्मल मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि द लार्ज इंटेस्टाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, तो उसमें आपको लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं ना कि स्मॉल की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंस ऑफ टीनिया कोलाई, ये क्वेश्चन पिछले वाले में भी था, मेल वाले में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
टीनिया कोलाई विच आर 3 longitudinal bands of smooth muscle that run along the outer surface of the colon. 32 क्वेश्चन करेगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय विटेकर। तो विटेकर सर ने जो लिया था वो सेल का स्ट्रक्चर लिया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, बाकी मोड ऑफ लोकोमोशन जैसा कुछ भी उन्होंने नहीं यूज़ किया था। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्राइटेरिया का था क्या उनका, तो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशनल था, न्यूट्रिशन पैटर्न, रिप्रोडक्शन था और फाइलोजेनी था। ठीक है, न्यूट्रिशन के बाद में ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोबारा दे रहा है, यहाँ पर शायद एक वर्ड था फाइलोजेनी, देख लेना इसको थोड़ा सा। 33 है इन ह्यूमन द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज, मतलब एक पेयर से ज़्यादा अगर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीथीलिया, गायनिकोमास्टिया, थैलार्जिया या फिर पॉलीसाइथीमिया। तो पॉलीसाइथीमिया तो ब्लड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे गायनिकोमास्टिया तो मेल्स में होता है। ठीक है, ये मेल्स की कंडीशन हो जाएगी, पॉलीसाइथीमिया है नहीं, थैलार्जिया और पॉलीथीलिया, लेकिन जो आप मतलब आंसर होगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉलीथीलिया है। देखो कैसे कह रहे हैं कि द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन ह्यूमन इज रिफर टू एज पॉलीथीलिया। ठीक है, पॉलीथीलिया कहलाता है। कह रहा है कि इन अबाउट 2% ऑफ वुमेन एंड मोर रेयरली इन मेन। ठीक है, देयर में भी 1 और मोर एक्स्ट्रा ब्रेस्ट, जिसको पॉलीमेस्टिया या फिर एक्स्ट्रा निप्पल है तो वो पॉलीथीलिया कहलाएगा। तो ये एक्स्ट्रा निप्पल के केस में ये चीज़ जो है वो कह रहे हैं कि क्या कह रहा है, ये पॉलीथीलिया कहला रहा है। ध्यान रखना दोनों टर्म्स को, पॉलीमेस्टिया एक्स्ट्रा ब्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स्ट्रा निप्पल को पॉलीथीलिया रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल। इसमें से बताना है कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो नहीं एसोसिएटेड हैं ह्यूमन की फीमेल की प्रेगनेंसी से। तो इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट तो बढ़ता ही है, तो कार्डियक आउटपुट तो बढ़ता ही है, साथ में रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ता है। किडनी इनलार्जमेंट भी ठीक है कुछ लेवल तक, लेकिन डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम कैसे डिक्रीज होगा भाई, बच्चे को भी ब्लड की नीड है और माँ को तो उस टाइम और ही ज़्यादा रहती है, ज़्यादा ऑक्सीजन कौन है, ब्लड ही तो पहुँचाएंगे। तो इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम नॉट डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम टिपिकली एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज टू सपोर्ट द ग्रोइंग फीटस एंड मीट द डिमांड ऑफ द डेवलपिंग प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं कि व्हाट आर निसेल्स बॉडीज या निसेल्स ग्रेन्यूल्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस है और कई बार पूछा गया है। तो ये क्या होता है कि सेल सराउंडिंग CSF, फ्लूइड वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन, मैक्रोफेजेस ऑफ CNS, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन न्यूरॉन। तो ये RNA के कुछ वो होते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पर ये C ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो C ऑप्शन जो है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, मतलब सही है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन न्यूरॉन्स। ठीक है, बाकी निसल बॉडीज़ जो हैं इसको और किस नाम से जानते हैं, तो जनरली देखो इसको 3 नाम से जानते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स भी बोल सकते हैं, निसल बॉडीज़ या फिर टिग्रॉइड सब्सटेंसेस आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में होता है, स्पेसिफिकली इन द सेल बॉडी। मतलब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर आपको मालूम है अच्छे से तो कुछ इस तरीके से होता है ना ये। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस होता है, इसका ये जो साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है इसी पोर्शन में आपको ये देखने को मिलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, एंड डेंड्राइट्स एंड आर कंपोज्ड ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम। ठीक है, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब बिग ग्रेनुलर बॉडी सीन इन द न्यूरॉन्स इज रिफर्ड टू एज निसल बॉडी, टिग्रॉइड सब्सटेंस या फिर निसल ग्रेन्यूल्स। दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दे आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रेन्यूल्स विद द रोसेट ऑफ फ्री राइबोसोम्स। निसल ग्रेन्यूल्स आर द मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूरॉन्स which are nerve cells. These granules are essential for the production of protein and also aid in the movement of those proteins into the cytoplasm. तो यहाँ पे इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकता है और कोई, नोट कर लो इसको पॉज करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि इफ़ द प्लाज्मा ग्लूकोज कंसनट्रेशन इज़ 90 mg/100 ml और GFR जो है वो कितना है 120 ml पर मिनट है। तो कह रहा है कि हाउ मच ग्लूकोज विल बी फिल्टर्ड एंड एक्सक्रेटेड
आउट रिस्पेक्टिवली पर मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले वाले में भी था और इसका आंसर मुझे अभी भी याद है, 108 mg पर मिनट, ऑलमोस्ट 0 mg था। मतलब फिल्टर जो था वो कितना था, 108 mg पर मिनट था और एक्सक्रीटेड वाले में 0 mg आ जाएगा। तो देखो इसमें कैसे किया है, मतलब देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलर पर मिनट, मतलब जो ग्लूकोज फिल्टर है वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन Pg एंड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। तो ग्लूकोज फिल्टर्ड जो है वो कितना हो जाएगा, Pg इंटू GFG। ग्लूकोज फिल्टर कितना, 90 mg दे रखा था ना यहाँ पे। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कितना था, 90 mg पर 100 था, तो ये 90 mg पर 100 हो जाएगा इंटू 120। GFG कितना दे रखा था, 120 ml है ना। GFR हो जाएगा आपका 120 ml, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, 108 mg पर मिनट। द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन पर मिनट इज नेग्लिजिबल अंडर नॉर्मल कंडीशन, सो इट्स क्लोज टू 0। बाकी देख लेना इसको आराम से, बहुत नहीं मैं एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUCN बता चुके थे, जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले ही क्लास में बता दिया था कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज था। बाकी एस्टेब्लिशमेंट भी बता चुके थे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, ये होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। बाकी देख लेना तुम लोग, मैं नहीं पढ़ रही। 38 है, आवर बॉडी कैन एक्लीमेटाइज टू हाई एल्टीट्यूड बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। मतलब अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो है वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं। तो डिक्रीजिंग हीमेटोक्रिट, इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, इंक्रीजिंग BPG भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, डिक्रीजिंग BPG नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन जो है आपका वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये हो जाएगा, C। मतलब कि क्या होता है वहाँ पे, ब्लड सेल्स का नंबर जो है वो बढ़ जाता है, तभी तो आपकी नाक से खून आने लगता है। द बॉडी एक्लिमेटाइजेस टू हाई एल्टीट्यूड थ्रू चेंज लाइक इंक्रीज्ड RBC प्रोडक्शन, इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन अपटेक एंड एडजस्टमेंट इन ब्रीदिंग रेट ऑफ टू एक्सचेंज टू इनहेंस ऑक्सीजन डिलीवरी। BPG स्टैंड्स फॉर 2,3-BPG। ठीक है, बिस फॉस्फोग्लिसरेट, a molecule that bind to hemoglobin and reduces its affinity for oxygen. This allows more oxygen to be released to the tissues at high altitude where the partial pressure of oxygen is low. तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको समझ लेना। ठीक है, बाकी तुम मतलब देखा ही था, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट जो कर्व था उस जगह पर भी इसका बहुत ज़्यादा रोल था। 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ स्मोक। स्मोक के लिए मतलब किसकी ज़रूरत नहीं है, तो सनलाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये मतलब CFC की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है स्मोक के लिए। बनता कैसे है ये, स्मोक प्लस फॉग का मिक्सचर होता है स्मोक। द वर्ड smoke is derived from smoke and fog. This is the most common example of air pollution that occur in many cities throughout the world. Here are two type of smoke, classical smoke और photochemical smoke होते हैं। classical smoke occur in the cold humid climate. It is mixture of smoke, fog and sulfur dioxide. Chemically it is reducing. बाकी photochemical वाला तो देखो क्या होता है, occurs in warm, dry and sunny climate में होता है। The main component of the photochemical smoke result from the action of sunlight और unsaturated hydrocarbon and nitrogen oxides के लिए। मतलब क्लासिकल वाले में देखो किसका यूज़ हो रहा था, यहाँ पे कोल्ड ह्यूमिड कंडीशन में था और साथ ही साथ में स्मोक फॉग के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा था। और जो फोटोकेमिकल वाला था, फोटोकेमिकल वाले में एक्शन ऑफ सनलाइट के साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यूज़ हो रहे थे, प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। और CFC जो है ये स्मोक से इसका मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, CFC क्या है, ओजोन होल वगैरह और सारी चीज़ों के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
नेक्स्ट है मतलब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 40 तक ही कैरी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू हाई बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक रीजन में हाई बायोडाइवर्सिटी का रीज़न क्या हो सकता है? तो मोर स्टेबल क्लाइमेट स्टेबल रहेगा तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो डेफिनेटली अच्छी रहेगी। हायर रेट ऑफ इनब्रीडिंग का कोई मतलब नहीं, लेस प्रेशर फ्रॉम पेस्ट पैरासाइट ये सब नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है ए जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इन ट्रॉपिकल रीजन क्लाइमेट कंडीशन आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल रीजन आर मोर solar energy which contribute to greater productivity, greater biodiversity due to greater availability of food, so that in tropical region more stable climates are found। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इसको यहीं 40 क्वेश्चंस तक वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसको अच्छे से देखिए। कहीं पे मान लो कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से गलत शेयर हो जाती है, कुछ होता है, तो प्लीज़ फील फ्री टू करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।